चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास नंबर दूसरा है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के और 60 प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है ये बोला है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो देखिए, ब्लूम का जो शिक्षण मॉडल है उसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोसंचालन है ना, तीनों ही क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित जिसे कई स्तरों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन सा स्तर जो है वह शामिल नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखिए नहीं वाला बताना है कि जो कॉग्निटिव डोमेन बताया है ब्लूम ने उसमें क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉग्निटिव डोमेन में जो पहला बताया है वो था ज्ञान, उसके बाद में बताया था बोध, ज्ञान के बाद में बोध, बोध के बाद में क्या बताया था, उसका हम एप्लीकेशन करते हैं यानी कि अनुप्रयोग करते हैं तीसरे में, चौथा में हम विश्लेषण करते हैं, पांचवा में संश्लेषण, फिर लास्ट जो छठवां होता है उसमें हम मूल्यांकन करते हैं। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तो शामिल है, लेकिन परिशुद्धता जो है वह शामिल नहीं है। ठीक है, और नहीं वाला ही पूछा गया था, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर आग्रहण, आग्रहण का मतलब है किसी चीज़ को ग्रहण ग्रहण करना, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करना। तो ज्ञान को हम ग्रहण कैसे करते हैं, सुनने की इच्छा लेकर के, है ना। जब तक हम इच्छित नहीं होंगे सुनने के लिए तब तक हम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो पहले के साथ में सुमेलित है वो तो सही है। दूसरा है निरूपण, निरूपण का अर्थ है किसी ज्ञान को एक्सप्रेस करना। तो ज्ञान को एक्सप्रेस करना मतलब कि ज्ञान का अंतर करना, ज्ञान को अभिव्यक्त करना, तो ये भी क्या है हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया हम कब कर पाएंगे, जब हम किसी के समक्ष होंगे, है ना। यानी कि हमें किसी चीज़ को बताना है किसी को, तो हम कैसे करेंगे, जब तक हम किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, हम उस चीज़ में शामिल नहीं होंगे, तब तक हम नहीं बता पाएंगे, है ना। तो प्रतिक्रिया हम तभी कर पाते हैं जब हम उसमें सहभागिता लेने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। तो हमारा जो तीन ऊपर का है वो तो सही सुमेलित है, लेकिन आकलन जो है वह सही सुमेलित नहीं। आकलन का अर्थ क्या होता है, आकलन मतलब हो गया असेसमेंट। असेसमेंट मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना, है ना। तो यहाँ पर मिलान करना नहीं हो सकता। ठीक है, मिलान करना नहीं हो सकता, तो हमारा सही आंसर क्या मिला, हमें डी मिल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 64 नंबर प्रश्न। देखिए 64 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनोसंचालित ज्ञान जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है का स्तर नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, साइकोमोटर डोमेन का स्तर नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन में सबसे पहले प्रतिरूपता ये नहीं होता है, सॉरी, प्रतिरूपता ये होता है, प्रतिरूपता होता है। ठीक है, परिशुद्धता भी होता है, और प्रकृतिकरण यानी कि जो नेचुरलाइजेशन है वो भी होता है ना। अस्पष्टता नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, अस्पष्टता नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंडरसन एवं क्रैथवोल, देखिए यहाँ पर क्रैथवोल लिख दिया है लेकिन ये क्रैथवोल है, द्वारा बनाए गए ज्ञान के आयाम में शामिल है। तो देखिए, क्रैथवोल और एंडरसन ने क्या दिया हुआ है, जो ब्लूम है उसके जो कॉग्निटिव डोमेन थे, है ना, उसको 2001 में इन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है, 2001 में क्या किया था, संशोधन किया था, और संशोधन करके जो नाउन फॉर्म में थे यानी कि संज्ञा रूप में था उसे क्रिया रूप में बदला है। ठीक है, तो क्रिया रूप में बदला है, उसमें प्रक्रिया भी है, तथ्यात्मक ज्ञान भी है, मेटा कॉग्निशन भी है, यानी कि ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि गैगने एवं वृक्ष के द्वारा शिक्षण उद्देश्य को अनेक स्तरों पर विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, गैने के जो
शिक्षण उद्देश्य थे, है ना, उसमें जो स्टेप्स दिए हैं, 8 स्टेप्स इन्होंने दिए हैं, तो उन 8 स्टेप्स में क्या शामिल नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मनोदृष्टि ये है क्या, तो देखिए मनोदृष्टि ये तो है, ठीक है, बौद्धिक कौशल भी है और ज्ञानात्मक रणनीतियाँ भी है। हस्त कौशल या कार्य साधन के बारे में गैने ने नहीं बताया है। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत कथन की हमें जांच करनी है कि कौन सा कथन जो है वह गलत है। देखिए शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, ये बात तो सही है। शिक्षण शिक्षक के परिश्रम का परिणाम होता है, यानी कि जो टीचिंग होता है वो टीचर के परिश्रम का परिणाम होता है, तो ये भी हम कह सकते हैं। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अभाव होता है, तो देखिए शिक्षण में यानी कि आप टीचिंग कर रहे हैं और संप्रेषण कौशल का अभाव होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना, तो ये तो हो गया गलत। शिक्षण द्वार यानी कि जो टीचिंग शिक्षण द्वार बौद्धिक चरित्र का निर्माण करता है, यानी कि शिक्षण जो है वह बौद्धिक चरित्र का निर्माण करता है, ये बात भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। तो देखिए केवल गलत वाला जो असत्य है वो केवल कहाँ पास मिला है, हमें 3 में मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 68 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर शिक्षण की विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए शिक्षण का अवलोकन वैज्ञानिक ढंग से होता है, तो शिक्षण का अवलोकन जो है वह वैज्ञानिक ढंग से होता है, ये हम कह सकते हैं ना। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अधिपत्य होता है, यानी कि टीचिंग आप कब कर पाएंगे, जब आपको संप्रेषण कौशल आएगा, है ना, तो ये बात भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीसरा है शिक्षण में अनुदेशात्मक विविधता को प्रभावी मिश्रण माना जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण में शिक्षक का परिश्रम मायने नहीं रखता। देखिए शिक्षण में टीचर का परिश्रम ही मायने रखता है ना, कि टीचर जो है वह किस आधार पर पढ़ा रहा है, किस शिक्षण विधि से पढ़ा रहा है, कौन कौन से साधन वो उपयोग कर रहा है ना, तो इन सभी पर डिपेंड करता है जो टीचिंग है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा जो गलत कथन है वो डी हो जाएगा और डी ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव वाला पूछा है। आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 69 नंबर प्रश्न। देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भी आवश्यकता होती है, विद्यार्थी की भी आवश्यकता होती है और उसको पढ़ाए जाने वाले जो पाठ्यक्रम हैं उसकी भी आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पास तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। और ये जो है वह किसके जॉन डीवी के अनुसार दिया है ना, तो जॉन डीवी ने टीचर विद्यार्थी और करिकुलम यानी कि इन्वायरमेंट की बात कही है। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होते हैं, यानी कि जो टीचिंग है इसका जो बेसिक नीड क्या है ये हमें पूछा है ना। शिक्षण कौशल, शिक्षण का वातावरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए 70 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स की भी आवश्यकता होती है और टीचिंग इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 71 नंबर प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। देखिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं शिक्षण के बारे में, कि शिक्षण वह है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण से, है ना, क्या होता है ज्ञान का सृजन होता है, यानी कि बच्चा कैसा होना चाहिए यहाँ पर क्रिएटिव होना चाहिए, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए। तो इस पर जो हमारे विवेकानंद है वो जोर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे कैसे होने चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 72 नंबर प्रश्न। देखिए 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू है। पहला है सामान्य सिद्धांत, बी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी है ए और बी दोनों
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो शैक्षणिक सिद्धांत है ना, वो कैसे होने चाहिए, सामान्य भी होने चाहिए और मनोवैज्ञानिक भी होने चाहिए, है ना। सामान्य कहने का मतलब है कि बच्चे के स्तर का होना चाहिए, है ना। देखिए सामान्य सिद्धांत होने का मतलब है बच्चे की स्तर से है, ठीक है। और बच्चे के स्तर को हम तभी कर पाएंगे जब हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे के सभी स्तर का ज्ञान होगा, यानी कि बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके बारे में ज्ञान होगा। तो मनोवैज्ञानिक भी होने चाहिए और सामान्य भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए सामान्य सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है ये बता। देखिए सामान्य सिद्धांत में रुचि पैदा करने का सिद्धांत होना चाहिए, है ना। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत ये भी होना चाहिए, प्रेरणा का सिद्धांत ये भी होता है। लेकिन सामान्य सिद्धांत में क्या नहीं होना चाहिए, अभ्यास का, यानी कि हमें बच्चे को रटने पर जोर नहीं देना है ना, बल्कि बच्चे में क्या करना है, रुचि पैदा करना है, उसको सीखने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कराना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग कराना चाहिए, है ना। यानी कि इंगेज करके बच्चे को हमें पढ़ाना है, ठीक है। उसको मोटिवेट करना है, तो प्रेरणा का भी सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें रोट लर्निंग पर जोर नहीं देना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला है हमारा 74 नंबर प्रश्न। देखिए 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। देखिए 74 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सामान्य सिद्धांत में अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, प्रबलन का सॉरी शामिल है ये बताना है ना। तो देखिए यहाँ पास क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन का सिद्धांत ये शामिल है, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत ये नहीं होगा, ठीक है। तो 74 नंबर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 75 नंबर प्रश्न, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत किसमें शिक्षण में अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना या जारी रखना आदि होता है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत, है ना, जो हम टीचिंग कराते हैं उसमें हम जो गुड बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या चीज़ को जारी रखना चाहिए कि बच्चा जो है वह अच्छा बन पाए, ठीक है। तो उसमें हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, यानी कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत होना चाहिए, न कि प्रबलन, अभ्यास और मनोरंजन के लिए हमें नहीं कराना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 76 नंबर प्रश्न। देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि यहाँ पास आ गया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, है ना, के अंतर्गत ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमें बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाना है कि ज्ञान जो है वह क्या बने, स्थायी रूप में, यानी कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो क्या हो, उसको स्थायी रूप में सीखे, ठीक है। तो हमें क्या कराना चाहिए ये पूछा है। सहानुभूति और सहयोग के सिद्धांत से ज्ञान स्थायी होगा क्या, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत से होगा क्या, या फिर इंद्रियों के प्रशिक्षित करने से होगा, या फिर प्रबलन के सिद्धांत से। तो देखिए हमें ज्ञान को स्थायी करने के लिए बच्चे के क्या, इंद्रियों का प्रशिक्षण करना होगा, है ना। बच्चे के इंद्रियों का हम जब प्रशिक्षण करेंगे तब क्या बच्चा जो है वह स्थायी ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 77 नंबर प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपनी गलतियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है। तो देखिए शिक्षक जो है कमियों और गलतियों को, है ना, पहचानने के लिए क्या करता है, उपचारात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक
शिक्षण को लाता है, यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग कराता है ना। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है हमारा 78 नंबर प्रश्न। शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु किस ज्ञान की महती आवश्यकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत की, शिक्षण सत्र की, प्रेरणा की, या फिर शिक्षण आयाम की। तो देखिए, हमें अगर शिक्षण को है ना बेहतर बनाना है ना, तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु, यानी कि हम शिक्षण को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, है ना, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है। शैक्षणिक सिद्धांत की, शिक्षण सत्र की, प्रेरणा की, या फिर शैक्षणिक आयाम की। तो चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर 78 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या बोला गया था कि शिक्षण जो कार्य है के उत्तम संपादन हेतु किस ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी शिक्षण सत्र की, है ना। जितना अच्छा हमारा शिक्षण सत्र होगा, हम कार्य को उतनी अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, संपादित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 79 नंबर प्रश्न। किस शिक्षण सूत्र में शिक्षक पूर्व में दिए गए ज्ञान उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है? सरल से जटिल, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, अनिश्चित से निश्चित। तो देखिए, किसमें जो है वह शिक्षण कार्य जो है वह क्या होता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, है ना। हम नए मतलब पूर्व ज्ञान में जो ज्ञान प्राप्त किया उसको जोड़ करके हम नए ज्ञान को अर्जित कराते हैं बच्चे को। तो ये किस में आएगा, इसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 80 नंबर प्रश्न। शिक्षण सूत्र यानी कि जो टीचिंग एग्जाम्स होता है ना, पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में, यानी कि सिद्धांत से लेकर के हम किधर जा रहे हैं, व्यवहार की ओर जा रहे हैं ना, सहायक के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? स्मिथ का है, फ्लेक्सनर का है, या फिर रेमंड का है, या फिर हंट का है? तो देखिए 80 नंबर जो प्रश्न है, यह कथन जो है वह किसने कहा है, रेमंड ने कहा है। रेमंड ने कहा था कि सिद्धांत से व्यवहार की ओर, है ना, जो सूत्र है वो क्या होता है, मतलब कि इन्हीं का ये कथन है। ठीक है, यही याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 81 नंबर प्रश्न। देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि शिक्षण के विविध सूत्र कौन से है। तो शिक्षण का जो सूत्र है उसमें कौन कौन से शामिल है। तो सरल से जटिल की ओर ये शामिल है, ज्ञात से अज्ञात शामिल है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी शामिल है, यानी कि ये सभी क्या है, शिक्षण के सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा 82 नंबर प्रश्न। प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन है ना, किस शिक्षण व्यवस्था का भाग है? औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था, प्रगतिशील शिक्षण व्यवस्था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये एक प्रकार से क्या होता है, अनौपचारिक होता है ना। जब हम एडल्ट एजुकेशन देते हैं, एडल्ट एजुकेशन जो हमारा कार्यक्रम है होता है वो कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। ठीक है, इनफॉर्मल होता है। आगे देखते हैं, देखिए अगला है हमारा 83 नंबर प्रश्न, कूट वाला प्रश्न है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नियमों से प्रतिबंधित होती है। देखिए औपचारिक जो फॉर्मल टीचिंग होता है ना, तो फॉर्मल टीचिंग जो है वह क्या वो रूल बेस्ड होती है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मल टीचिंग है ना, वो कैसी होती है, रूल बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया हमारा। दूसरा है हमारा अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की तुलना में स्वतंत्र होता है। जो इनफॉर्मल टीचिंग होता है वो तो स्वतंत्र ही होता है ना, क्योंकि इसमें हम क्या सीखते हैं, हम अपने मूल्यों के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है, सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि आजकल शिक्षण के समावेशी रूप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो ये बात भी
सही है ना। आज के समय में हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं, समावेशी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अधिगम की विशेषताओं से लेकर के प्रश्न है। अगला है हमारा 84 नंबर प्रश्न, अधिगम का तात्पर्य क्या है। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला है हमारा 85 नंबर प्रश्न, अधिगम के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है। देखिए जो अधिगम है यानी कि जिसे हम लर्निंग या फिर टीचिंग दोनों कह सकते हैं, तो देखिए टीचिंग करने के लिए या फिर लर्निंग करने के लिए हमें टीचर की भी आवश्यकता होती है, स्टूडेंट की भी आवश्यकता होती है और करिकुलम की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सभी आवश्यक है यानी कि सभी शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 86 नंबर प्रश्न। देखिए 86 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन किसने कहा है। यानी कि देखिए जो अधिगम है, जो लर्निंग है वो जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन किसने कहा था, ठीक है। तो यह कथन जो है वह जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 87 नंबर प्रश्न, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है। तो देखिए अनुभव के द्वारा, है ना, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ये किसने कहा है। तो ये कहा था गेट्स ने, ठीक है। किसने कहा है, गेट्स ने कहा है। अगला देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान, व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया। यानी कि जो सीखना है इसके अंतर्गत जो आदत है, ज्ञान है, व्यवहार है ना, इन सभी को ग्रहण करना शामिल होता है, ऐसा कथन जो है वह किसने कहा था। तो ये कथन कहा था क्रो ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 89 नंबर प्रश्न, अधिगम की विशेषताओं में कौन सा एक शामिल नहीं है। यानी कि एक जो है वह अधिगम की विशेषता नहीं है, ये बताना है कि कौन सा नहीं है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है, ये बात सही है। अधिगम जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, ये बात भी सही है। यानी कि जो लर्निंग होता है वो सभी पक्ष को यानी कि सभी डोमेन को क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। अधिगम के सृजनशीलता, देखिए जो अधिगम है वो सृजनशीलता को बाधा डालती है क्या, तो नहीं डालती है ना। अधिगम से ही हम क्या कर पाते हैं, सृजनशील कर पाते हैं, ठीक है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम जो है वह कैसी है, एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ठीक है। जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है भी। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा 90 नंबर प्रश्न, अधिगम हमेशा किस क्रम का पालन करता है। तो अधिगम जो है वह किस क्रम का पालन करता है ये हमें बताना है। तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से क्या होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। नीचे से ऊपर सीखने के क्रम का, तो ये तो सही है, ठीक है। सॉरी, ऊपर से नीचे कहने का इसका तात्पर्य क्या है, ये केंद्र से बाहर की ओर था, ठीक है। यहाँ पास ये क्या है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो यहाँ पास हम दोनों को ही क्या ले लेंगे, सही ले लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला जो कथन है वो क्या बोल रहा है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो देखिए 91 नंबर जो प्रश्न है इसमें जो पहला दिया हुआ है अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये क्या है, सही है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है। तो देखिए अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, एक समान होती है क्या। तो देखिए अधिगम हम जब टीचिंग करा रहे हैं, यहाँ पर अधिगम का अर्थ टीचिंग से लिया गया है, तो टीचिंग से लिया गया है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक समान नहीं होती, तो एक समान नहीं होती यह भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अधिगम कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से
कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। तो असत्य वाला कथन क्या है हमारा, केवल 3, ठीक है, केवल 3 जो है वह क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 92 नंबर प्रश्न, अध्येता का अर्थ होता है, अध्येता का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए अध्येता हम किसे कहते हैं, तो अध्येता का यहाँ पर तात्पर्य है टीचर से, है ना। तो टीचर का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करने, सॉरी, अध्येता का अर्थ क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट से है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है इसका अर्थ, स्टूडेंट से है, ठीक है। तो अध्येता का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करने वाला, यानी कि जो अध्ययन कर रहा है वो क्या होगा, अध्येता होगा, ठीक है। अगला है हमारा 93 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हमें अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, यानी कि जो स्टूडेंट होता है ना, या जो सीखने वाला है वो अपनी सामाजिक आवश्यकता के लिए सीखता है ना। तो ये बात तो सही है, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सीखता है, मतलब कि पहला जो है वह सही है, ठीक है। अधिगम करता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व के समान कार्य करते हैं, यानी कि जो अधिगम करता होता है, जो प्रशिक्षण या निर्देशन है ना, वो कैसे कार्य करता है, योजना निर्माण में कार्य करता है। सहायता तत्व यानी कि जो हमारे एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, उसके समान ही कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला है अधिगम का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब कि केवल 1 2 3 क्या हो जाएंगे, सही कथन पूछा है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्येता की विशेषता है, यानी कि अध्येता यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रहा है ना। तो देखिए प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करता है, ये बात अभी जस्ट देखे है ना। वह ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित व परिष्कृत करता है, तो ये बात भी सही है। अध्येता सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको हम एक लक्ष्य के द्वारा, यानी कि एक उद्देश्य के द्वारा ही क्या करते हैं, उसको अर्थपूर्ण, है ना, जो लक्ष्य होता है, जो मीनिंगफुल हमारा पर्पस होता है, उसी के अनुसार हम उसको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं ना। तो तीनों ही आंसर यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कितने वर्ष की आयु में बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए कितने वर्ष को, टीन एज, है ना। और टीन एज कब से चालू होता है, तो 12 से लेकर के 18, यानी कि 13 से लेकर के 18 को, या फिर 12 के ऊपर, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 96 नंबर प्रश्न, किशोर अवस्था में अध्येता की किसकी प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो किशोर है ना, उसमें कैसी प्रवृत्ति होती है, ये पूछ रहा है। स्वयं परीक्षण की, यानी कि जो किशोर होते हैं, है ना, वो स्वयं परीक्षण करते हैं क्या, यानी कि देखिए किशोर जो है वह स्वयं, यानी कि स्वयं से जिज्ञासु होना शुरू हो जाते हैं ना, स्वयं निरीक्षण की चाह रखते हैं, ठीक है, स्वयं विचार करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा किशोर व वयस्क अध्येता, यानी कि किशोर और वयस्क, यानी कि 18 से भी ऊपर को हम क्या कहेंगे, वयस्क कहेंगे, ठीक है, में किस प्रकार की विशेषता होती है, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, या फिर ये सभी। तो देखिए किशोर या वयस्क में, है ना, कैसी विशेषताएं होती है, तो शैक्षिक रूप से विशेषताएं होती है, सामाजिक रूप से भी दोनों क्या होते हैं, उसी प्रकार होते हैं, और भावात्मक रूप से भी उन्हें हमें
उसी प्रकार की हम क्या देंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है हमारा 98 प्रश्न, वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है। यानी कि जो एडल्ट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक जो प्रवृत्तियां होती है, एटीट्यूड होते हैं, उसको किस विशेषता की तहत में परखते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो धार्मिक है, नैतिक है, सामाजिक है ना, ये किसके अंतर्गत आता है, भावात्मक के अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक के आता है, व्यक्तिगत आता है, या फिर सामाजिक होता है। तो देखिए, ये एक प्रकार का क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष है ना, उसके संज्ञान के तहत वो क्या करता है, परखता है। मतलब कि इन सभी चीज़ों को कैसे जान पाता है, वो संज्ञानात्मक अपने सोच से, है ना, अपने बुद्धि के प्रयोग से वो क्या कर पाता है, इन सभी के बारे में ज्ञान ग्रहण कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 99 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। यानी कि गलत कथन की हमें पहचान करनी है। अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्ति एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, ये बात सही है। अध्येता यानी कि स्टूडेंट में शिक्षण से केवल मानसिक विकास होता है। यानी कि देखिए, अध्येता में जो शिक्षण कार्य करा रहा है, टीचिंग, है ना, उससे हम उसका क्या विकास करते हैं, मस्तिष्क का विकास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है केवल, तो हम केवल उसके मस्तिष्क का विकास करते हैं क्या, नहीं, हम उसके सभी पक्ष का विकास करते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, है ना, ये सभी पक्ष का हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो ये वाला जो है वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, अधिगम का मूल उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ये बात सही है। अधिगम करता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है ये पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है वह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और यही क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हमारा, देखिए 100 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी किशोर अध्येता की विशेषता है। यानी कि जो किशोर अध्येता है ना, उसकी विशेषता पूछा जा रहा है। स्वयं परीक्षण करने की, निरीक्षण करने की, ये भी है। तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति का विकास होना, तो इसमें ये सभी विकास जो है वह शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ कुछ विकास जो है वह हो जाता है ना। चलिए आगे देखिए, 101 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वयस्क अध्येता की विशेषता है। यानी कि जो वयस्क अध्येता है, इसमें क्या क्या शामिल है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, वयस्क जो अध्येता होते हैं, है ना, उसमें शैक्षिक विशेषताएं, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा 102 नंबर प्रश्न, वयस्क अध्येता जो एडल्ट स्टूडेंट होते हैं तथा जो किशोर स्टूडेंट हैं, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं में निहित होते हैं। कार्य में दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर केवल उत्तरदायित्व की भावना। यानी कि ये दोनों जो है वह किस में भिन्न होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, वयस्क के कार्य की जो दृढ़ता है ना, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है वो अलग होगी। किशोर की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो भी अलग होगी, यानी कि ये तो शामिल है भिन्नता में। कर्मनिष्ठा यानी कि दोनों के जो कर्म के प्रति जो निष्ठा है ना, वो भी क्या होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। यानी कि कार्य को जो करने की जो निष्ठा है, वो करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वयस्क जो काम कर रहा है जितने समय में कर रहा है, किशोर भी उतने ही समय में और वही काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो दोनों ही क्या है, भिन्नताएं निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या मिला हमें, ए और बी दोनों। ठीक है, केवल उत्तरदायित्व, तो ये तो केवल कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 103 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वयस्क शिक्षार्थी के संबंध में नहीं है। यानी कि वयस्क शिक्षार्थी के संबंध में कौन सा कथन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है, ये बात सही है ना।
वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये बात भी सही है, ये हमने एंड्रागॉजी में पढ़ा हुआ है ना। वयस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना के विकास का अभाव पाया जाता है। देखिए वयस्क जो शिक्षार्थी है वो नेतृत्व नहीं कर पाएगा क्या? क्यों नहीं कर पाएगा? वो तो एडल्ट है, वो तो नेतृत्व कर सकता है ना। तो ये कथन जो है वह क्या हो गया है? गलत हो जाएगा। ठीक है। वयस्क जो व्यक्ति है सामाजिक परिवेश में समावेशित होने में सक्षम होता है। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक है। तो देखिए 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है और गलत ही पूछा गया था। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा 104 नंबर प्रश्न। निम्न में से किन आधारों पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है? तो देखिए शिक्षार्थी का वर्गीकरण करने के लिए हम किन आधारों मतलब कि किस किस आधार को लेते हैं? अधिगम प्रारूप के आधार पर, वैचारिकता के आधार पर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम अधिगम प्रारूप के आधार पर भी करते हैं और उसके वैचारिकता के आधार पर भी क्या करते हैं? शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखिए 105 नंबर प्रश्न। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो शिक्षार्थी का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है? तो 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 106 नंबर प्रश्न। ये भी कूट वाला प्रश्न है। तो देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और क्या बोल रहा है कि कथन सत्यता की जांच करना है, यानी कि सत्य कथन कौन कौन से है उसको हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विद्या ग्रहण करते हैं। तो ये तो सही है। वैचारिकता के आधार पर शिक्षार्थियों की मानसिक अवस्था के आधार पर उन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि जो वैचारिकता के आधार है इसमें क्या बोला गया है? जो वैचारिकता का आधार होता है ना, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम बच्चे के मानसिक स्तर को देखते हैं और उन स्तर के आधार पर उनको क्या कर देते हैं? वर्गीकृत कर देते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए रचनात्मकता के आधार पर शिक्षार्थी को 5E के अंतर्गत समाहित करते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि देखिए 5E के अनुसार ही हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ये बात भी सही है। ठीक है। देखिए 5E जो लिखा हुआ है, 5E के बारे में यदि आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे, नहीं जानते हैं देखिए जानते ही होंगे है ना 5E के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे कि जो 5E है वो क्या क्या होता है, उसको आप लोग सीरियल बाई लिख करके कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। आगे देखिए श्रवण के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उनकी श्रवण क्षमता के अनुसार किया जाता है। श्रवण के आधार पर यानी कि जो सुनने के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये बात भी सही है। ठीक है। आप जो है शिक्षार्थी वर्गीकरण को यदि नहीं पढ़े होंगे तो जरूर से एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए देखिए यहाँ पर 107 नंबर क्या बोल रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है। सबसे पहली सूची में इंग्लिश में नाम दिया गया है इंगेज, एक्सप्लोर, है ना, एलेबोरेट और इवेल्युएशन। ठीक है। तो ये जो है वह किस किस का है ये हमें, तो देखिए सबसे पहले हम इवेल्युएशन को लेते हैं, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? हमारा मूल्यांकन हो गया, है ना। क्या हो गया? हमारा मूल्यांकन हो गया है। अब देखिए इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब कि क्या होता है? विस्तार करना। ये हमारा इलेबोरेट जो है वो किस में आ जाएगा? विस्तार करने में आ जाएगा। ठीक है। इंगेज, इंगेज का अर्थ हो गया है संलग्न करना और एक्सप्लोर मतलब हो जाएगा अन्वेषित करना। ठीक है। तो यहाँ पास ए का दो में है, ए का दो में कहाँ पास है? तो ए का दो में केवल बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए
अगला है हमारा 108 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसे निम्न में से किसके अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि किसने कहा है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं में, है ना, जो हमारा तात्पर्य है, यानी कि हम उसको क्या समझ रहे हैं कि व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से जिसका हम मापन और मूल्यांकन करते हैं। यह कथन जो है वह किसने कहा था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसा किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं 109 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से कितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ऐसा कथन किसने दिया था। ठीक है, तो ये कथन जो है वह किसके द्वारा दिया गया है, जेम्स ड्रेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सीडीपी वाले में ये वाला जो परिभाषा है, दोनों परिभाषा इसको हमने पढ़ लिया है ना पहले से। देखिए, निम्न में से किसके अनुसार, जो 9वां प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसके अनुसार, यानी कि एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या कहा है कि शारीरिक और मानसिक गुण के औसत में कितनी भिन्नता रखता है, ये हम पहले से बता सकते हैं, है ना। उसके समूह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी विभिन्नता को पहचान सकते हैं। ये कथन जेम्स ड्रेबर ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 110 नंबर प्रश्न। व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है, यानी कि जो व्यक्तिक भिन्नता है इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, व्यक्तिक भिन्नता कैसे हो सकता है, व्यक्ति की जो भिन्नता है ना, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वंशानुक्रम हो सकते हैं, वातावरण हो सकते हैं, आयु हो सकते हैं, रुचि हो सकता है ना, उसका रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, उसके आर्थिक स्थिति हो सकता है। मतलब कि उन सभी कारणों से व्यक्ति को क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। इसको भी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा 111 नंबर प्रश्न। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। व्यक्तिक विभिन्नता को क्या क्या प्रभावित करता है, ये बताना। केवल वंशानुक्रम, देखिए केवल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। केवल वातावरण, तो केवल वातावरण भी गलत हो गया। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही क्या करते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा 112 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिक विभिन्नता का आधार नहीं है। भाषा के आधार पर व्यक्ति को भिन्न कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए, भाषा के आधार पर हम व्यक्ति को भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की भिन्नता भाषा के आधार पर भी देखी जा सकती है, लिंग के आधार पर भी देखी जा सकती है, बुद्धि के आधार पर भी देखी जा सकती है, लेकिन गुण के आधार पर हम नहीं कह सकते। ठीक है, गुणों के आधार पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि गुण को जो है पहचानना बहुत ही क्या रेयर है, इस वजह से हम इसको शामिल नहीं कर पाते। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा 113 नंबर। अपनी कक्षा यानी कि आप अपनी कक्षा के छात्र में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र, यानी कि एक टीचर है जो अपनी कक्षा का क्या कर रहा है, परिपक्वता यानी कि मेचुरिटी का क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, तब वो पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे छात्र हैं, जैसे कि मान लो कि कक्षा 5 में सभी विद्यार्थी हैं और 5 में एक विद्यार्थी है राम, उसको देख रहा है टीचर, है ना। तो राम को देखा कि राम का 5 वर्ष के अनुसार उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, लेकिन परिपक्वता जो है वह उसमें कितने कितने कक्षे की है, 4 कक्षे की है ना, यानी कि चौथे कक्षे की है। तो इसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, कक्षा में उनके बैठने के क्रम से होगा क्या। तो देखिए, बैठने के क्रम से हम उसकी परिपक्वता का आकलन नहीं कर सकते, है ना। तो इसका तो ये कारण नहीं है। व्यक्तिक विभिन्नता है क्या, तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता हो है। विद्यालय आने जाने
कि उनके भिन्न साधन हो सकते हैं, तो साधन से कोई जो है वह अपरिपक्व और परिपक्व नहीं हो सकता है ना। तो किससे हो सकता है, व्यक्ति जो है वह व्यक्तिक विभिन्नता से हम उसका क्या कर सकते हैं, परिपक्वता का आकलन या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कर रहा है। अगला देखिए 114 नंबर प्रश्न, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। मानव का जो व्यक्तित्व है इसमें किसका प्रभाव पड़ता है ये पूछ रहा है। केवल परिवार पर, तो देखिए केवल परिवार पर नहीं पड़ता, केवल समुदाय पर ये भी नहीं है, परिवार एवं समुदाय दोनों का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो देखिए यहाँ पर परिवार और समुदाय दोनों का ही प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 115 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। देखिए किसके आधार पर बोल रहा है, शारीरिक विकास के आधार पर, है ना। तो शारीरिक विकास के आधार पर हम किसी के व्यक्तित्व को देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के भिन्न होने के लक्षण देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ए और बी अगर दो व्यक्ति हैं, उसके हम किसको देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। और शरीर के को देखकर हम क्या बता रहे हैं, उसकी भिन्नता को बता रहे हैं कि ये मोटा है, ये पतला है ना, ये लंबा है या फिर ये छोटा है, करके हम उसके व्यक्ति विभेद को, मतलब कि व्यक्ति का विभेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके हम क्या देख रहे हैं, शारीरिक आकार को देख कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए 116 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता का कारण नहीं है। यानी कि देखिए व्यक्ति विभेद करने का एक कारण नहीं है, ये पूछ रहा है। वंशानुक्रम व्यक्ति विभेद का कारण है, जाति ये भी व्यक्ति विभेद का कारण है, शिक्षा ये भी व्यक्ति विभेद का कारण है, लेकिन समाज जो है वह व्यक्ति विभेद का कारण नहीं होता है। देखिए जाति के अनुसार हम व्यक्ति का विभेद कर सकते हैं। देखिए अगर ए और बी को हमने दो व्यक्ति माना है, तो मान लेते हैं एक ही जाति जो है वह कोई मान लेते हैं कि ये जो है वह ओबीसी है ना, या ओबीसी नहीं लेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो है वह पंडित है, और इसको मान लेते हैं हम लोग कोई और कौशिक मान लेते हैं। तो देखिए ये पंडित है, ये कौशिक है, यानी कि यहाँ पर दोनों की जाति जो है वह अलग अलग है ना। एक को हम कौशिक कह रहे हैं, एक को हम पंडित कह रहे हैं, तो दोनों की जाति पर हम विभेद कर पाए। वंशानुक्रम पर तो दोनों में विभेद होगा ही। शिक्षा में भी हम विभेद कर सकते हैं, शायद ए ज़्यादा जानता हो बी से, या फिर बी ए से ज़्यादा जानता हो, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। लेकिन समाज से नहीं कर सकते, क्योंकि समाज जो है वह, समाज में क्या है, दोनों ही एक ही समाज में हो सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते इससे विभेद, ठीक है। आगे देखिए अगला है हमारा 117 नंबर प्रश्न, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। भाषा, आयु एवं बुद्धि, अभिवृद्धि, गत्यात्मक कौशल, व्यक्तिक विभिन्नता के कारण के रूप में कौन सा विकल्प सत्य है, ये पूछ रहा है। यानी कि व्यक्तिगत विभेद, यानी कि व्यक्ति में यदि हम विभेद कर रहे हैं तो किस किस को हम शामिल कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति विभेद में हम भाषा को, आयु एवं बुद्धि को, अभिवृद्धि को, या फिर गत्यात्मक कौशल को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए भाषा को, तो भाषा को हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, है ना, ये डाउटफुल में रहता है। तो भाषा को हम छोड़ देते हैं। आयु एवं बुद्धि ये तो 100% है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के आधार पर हम कर सकते हैं क्या, तो देखिए अभिवृत्ति के आधार पर हम नहीं कर सकते, है ना। अभिवृत्ति क्या होता है, नजरिया होता है ना। तो किसी के नजरिए को हम देखकर कैसे पता कर सकते, अगर ये अभिरुचि होता है ना, तो हम रुचि के आधार पर कर सकते थे। लेकिन हम उसके नजरिए, यानी कि हम कोई व्यक्ति जो है वह किस नज़र पे है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर विभेद का कारण अभिरुचि, अभिवृत्ति, एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। गत्यात्मक कौशल, यानी कि किसी के चलने से या फिर किसी के गत्यात्मक कौशल से हम नहीं कर सकते उसके व्यक्ति विभेद को, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण, है ना, कौन बता रहा है, आयु और बुद्धि बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा 118 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा
व्यक्तिक विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है। यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी कि कौन कौन से परीक्षण से हम व्यक्ति के विभेद के बारे में जान सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, और सॉरी, कौन कौन से परीक्षण से, है ना, हम व्यक्ति विभेद के बारे में नहीं जान सकते हैं, उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का हम जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, उसको हम बुद्धि परीक्षण से देख सकते हैं, ये बात तो सही है ना। व्यक्तित्व परीक्षण से भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। पाठ्यक्रम परीक्षण से नहीं कर सकते, है ना। अभिरुचि परीक्षण से भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभेद को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम परीक्षण जो है वह यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 119 नंबर प्रश्न। देखिए ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने का माध्यम है। उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण। तो देखिए उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण दोनों ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधक प्रबंधक है ना, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान हमें शिक्षक, विद्यालय या विद्यालय प्रबंधन को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है क्या। तो देखिए ये तो करता है ना, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वह, मान लो कि एक कक्षा में आए हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो टीचर के लिए क्या होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी होता है और टीचर को सीखने का माध्यम भी है ना। तो यहाँ पर वर्गीकरण में भी सहायता प्रदान करता है, यानी कि उसके लिए तो चुनौती है और टीचर को क्या चाहिए, एक चुनौती ही चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर बल डालता है, तो ये बात भी सही है ना। कक्षा का आकार तय करने में व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है, यानी कि कक्षा का आकार जो है वह व्यक्तिक विभिन्नता के ज्ञान का विशेष सहायक होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, यानी कि आप क्लासरूम में कैसे, है ना, एक मान लो कि बड़ी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे विभिन्नता के बच्चे हैं, है ना, तो आप उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब कि सामग्री यूज कर रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, विशेष सहायता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आगे के प्रश्न को हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए क्लास में।